Assalamualaikum viewers, welcome back and welcome to the third episode of this series. आज हम डिस्कस करेंगे यूके के वीज़ा को और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम आज डिटेल से देखेंगे. Today I have Miss Momina Khan with me again. Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. I am fine. What about you, Kissa? I am good. Thank you. Okay. Let's start the session. Sure. मैम आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं दे विल बी रिलेटेड टू यूके वीज़ा. हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन क्यूरीज सेंड करते रहते हैं और जितनी हमें ऑफिस में भी रिसीव होती हैं ये उसी सब का एक निचोड़ होगा इंशाल्लाह. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना यूके का वीज़ा फ़ाइल कराना चाह रही हूँ. मेरी चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मेरे पास? ओके एक तो मैं चेकलिस्ट बता रही हूँ, लेकिन मेक श्योर कि खुद से ये डॉक्यूमेंट्स आप ना लेके जाएं. ज़रूर किसी कंसल्टेंट के साथ इन डॉक्यूमेंट्स का चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल होती हैं. जो एक जर्नल सा मैं अगर व्यू दूँ, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पासपोर्ट होने चाहिए, उसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी का कैश लेटर, उस कैश लेटर की बेसिस पे क्योंकि आपका वीज़ा फाइल हुआ होता है. उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 28 डेज़ उसमें फ़ंड्स मेंटेन होने चाहिए. 28 डेज़ फ़ंड मेंटेन होने का मतलब ये है कि जो इधर आप लंदन जा रहे हैं या आउटर लंदन जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस द रिमेनिंग फ़ी, जितनी भी आपने फ़ी पे कर दी उसको माइनस कर दें टोटल फ़ी में से आपकी रिमेनिंग फ़ी, उतने फ़ंड्स आपके अकाउंट में मेंटेन होने चाहिए फॉर 28 डेज़. कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम ट्रांजैक्शंस रहे, इनमें ज़्यादा मेजर ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर ना आए, क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शंस आती हैं तो आपका केस डिले हो सकता है यूकेवीआई की तरफ से, क्योंकि वो उन ट्रांजैक्शंस के आपसे प्रूफ मांग लेते हैं. उसके लिए आपको सर्टन चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, सेल डीड या इस तरह की चीज़ें कि वो एक्चुअली फ़ंड आया कहाँ से है. तो ये चीज़ें माइंड में रखें कि जो भी अकाउंट आपने यूज़ करना है फॉर बैंक स्टेटमेंट, उसमें ट्रांजैक्शंस काफ़ी मिनिमम होने चाहिए. उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो जितने आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, अगर आपका कोई गैप है, आप किसी एक्सपीरियंस लेटर से कवर कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए. और एक्सपीरियंस लेटर्स आपके लिंक होने चाहिए आइदर पास्ट एजुकेशन से या फिर आने वाली एजुकेशन जो आप करने जा रहे हैं, उनमें से किसी एक से आपका एक्सपीरियंस लेटर काउंट होना चाहिए. और एक्सपीरियंस लेटर की आपने ये चीज़ मस्ट माइंड में रखनी है कि वो एक्सपीरियंसेस वेरीफाइबल होने चाहिए, क्योंकि एम्बेसी के पास फुल राइट्स हैं कि वो आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करके उन बेसिस पे भी रिजेक्शन दे सकती हैं. इसका ये मतलब है कि जो एक्सपीरियंस लेटर आप लेके जा रहे हैं फॉर द वीज़ा प्रोसेस, वो आप उन ऑफिस को आइदर अगर वहाँ पे काम किया हुआ है तो वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दें कि यू मे रिसीव अ कॉल फ्रॉम यूकेवीआई और काइंडली ये मेरी कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा था. प्लस आपने जो भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है, आइल्स दिया है, पीटी दिया है, ऑक्सफोर्ड दिया है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने होते हैं. ये डॉक्यूमेंट्स आपने तमाम साथ लेके जाने हैं जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं. प्लस अगर आप अपने किसी फादर या पेरेंट्स में मदर की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा. एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की भी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होनी चाहिए, आपका कोर्स नेम मेंशन होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए, और उसमें आपके जो भी आपके लीगल गार्डियन हैं वो पूरा आपको अथॉरिटी देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे. इसके अलावा जो है आपके ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिल्कुल बग़ैर वीज़ा फ़ाइल ही नहीं हो सकता. फर्दर इसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनती है और जो भी आपके काउंसलर हैं वीज़ा से रिलेटेड, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स मस्ट वेरीफाई कीजिएगा. प्लस आपको बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होता है कि ये अकाउंट कितने टाइम से मेंटेन हुआ है. जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो ये बात माइंड में रखिएगा कि अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी फ्रेश ही निकलेगा, नियर टू अपॉइंटमेंट होता है. मोरओवर आई वुड लाइक टू आस्क कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीज़ा फाइल करवाने से पहले एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इसकी फ़ी कितनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है. एक्चुअली वीज़ा फाइल करते वक्त वी हैव टू कीप इन माइंड कि 3 टाइप्स ऑफ फ़ी आपने पे करनी पड़ती हैं. नंबर 1 जो आपकी फ़ी होती है, जो आपके फर्स्ट स्टेप पे आती है, वो आपकी IHS फ़ी होती है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी कहते हैं, विच इज़ £720 पर ईयर. अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई दैट 720 बाई 3, तो आपकी बैचलर्स की फ़ी निकल आएगी. और अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 720 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द मंथ्स, ये मंथली बेसिस पे होती है. तो अगर 15 या 16 ईयर्स की डिग्री है तो इट वुड बी अराउंड 950 और 960 पाउंड्स. जब हम फर्स्ट फ़ी पे कर देते हैं इंश्योरेंस की, तो सेकंड स्टेप आता है वीज़ा एम्बेसी फ़ी, दैट इज़ £500 फॉर एवरीवन.
चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, या आप किसी भी यूके रिलेटेड वीज़ा के लिए जा रहे हैं। फिर जब हम एम्बेसी फ़ी पे कर देते हैं तो हमारी थर्ड स्टेप होता है अपॉइंटमेंट फ़ी। अपॉइंटमेंट बेसिकली क्या होती है, जेरी ऑफिस की अपॉइंटमेंट होती है, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करवाते हैं और उसके साथ साथ आपने अपने बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो अपॉइंटमेंट फ़ी इज़ डिफरेंट फॉर एवरी सेंटर। एक्चुअली देयर आर 4 सेंटर्स इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, मीरपुर, लाहौर एंड कराची। तो इस्लामाबाद सेंटर इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें अगर आप प्रायोरिटी सर्विस परचेज़ कर रहे हैं तो उसका 500 पाउंड पे करना पड़ता है, वरना इट्स सेल्फ सेंटर के कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर हम मीरपुर की बात करें तो 76 पाउंड्स उनके सेंटर फ़ी होती है, जो कि हमने पे करनी है। तो ये एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट फ़ी होती है ना, वो वेरी कर रही होती है। अगर आप नियर बाय डेट्स ले रहे हैं, जो डेट्स ऑरेंज में या उस तरह शो हो रही होती हैं, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये हम कभी भी एक आपको करेक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, ये तो एट द टाइम कैलकुलेट होती है। ये माइंड में रखिएगा। करंटली अगर आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं तो यू मस्ट टेक द प्रायोरिटी सर्विस, क्योंकि आजकल एम्बेसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से सर्टेन वीज़ाज डिले आ रहा है अब यूके की तरफ से भी, और लोग अपनी लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट नहीं मीट कर पा रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि केस डेफरमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि प्रायोरिटी सर्विस के चार्जेस हैं 500 पाउंड, बट वो आपको बहुत सारे इशू से सेव कर सकता है। सो इन शॉर्ट यू डू रिकमेंड कि स्टूडेंट्स प्रायोरिटी सर्विस यस और जल्द से जल्द अपना वीज़ा निकलवाएं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि अब जिस तरह पेड इंक्वायरीज़ होती हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, शुड वी गो फॉर पेड इंक्वायरी और नॉट, वो क्या प्रोसीजर है एंड व्हाट इज़ पेड इंक्वायरी? ओके, वीज़ा इज़ नॉट रिजेक्टेड। वीज़ा के डिसीजन के वेट में पेड इंक्वायरीज होती हैं। अगर तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और अगर कोई फ्रॉडलेंट रीज़न नहीं है तो हम वो एडमिन रिव्यू पुट कर सकते हैं उसमें आप पेड इंक्वायरी नहीं करते। पेड इंक्वायरी बेसिकली हम लोग आजकल इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वी आर रिसीविंग अ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल, और यूके में ऑलमोस्ट अब 90 to 95% लोगों को ये मेल रिसीव हो रही है, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर एक लार्ज चंक ऑफ वीज़ाज़ का बर्डन है। इवन के पहले प्रायोरिटी सर्विस या स्टैंडर्ड सर्विस में एक लिमिटेड टाइम था लगता होता था। प्रायोरिटी परचेज़ करते थे तो 8 to 12 डेज़ में रिस्पॉन्स आ जाता था, स्टैंडर्ड परचेज़ करते थे तो 21 to 30 डेज़ में रिस्पॉन्स आ जाता था। अब वो डिलेड रिस्पॉन्सेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एम्बेसी के ऊपर एक तो बर्डन है, और इससे पहले क्रिसमस की हॉलीडेज़ आई हैं जिसकी वजह से वो बर्डन डबल हो गया। तो इट्स द रीज़न के NSF मेल रिसीव हो रहे हैं। पेड इंक्वायरीज़ इसमें क्या काम करती हैं? पेड इंक्वायरीज़ आपका केस हाईलाइट करती हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे हर 1-2 दिन छोड़ के पेड इंक्वायरीज करेंगे तो वो उनकी नज़र में आएगा कि दैट स्टूडेंट इज़ क्वाइट कंसर्न्ड एंड इंटरेस्टेड, तो पेड इंक्वायरीज से मे बी केस हाईलाइट हो जाए। पेड इंक्वायरी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। पेड इंक्वायरी सिर्फ आपका केस हाईलाइट कर रही हैं उनकी नज़र में, जो कि मे बी पाइल्स ऑफ केसेस के अंदर दबा होगा, लेकिन आपने पेड इंक्वायरी की तो उनको हाईलाइट हो जाएगा कि ये केस हमारे पास इस टाइम पे आया था, क्योंकि पेड इंक्वायरीज में सर्टन इन्फॉर्मेशन डलती हैं कि आपने प्रायोरिटी सर्विस परचेज़ की है कि नहीं की, और प्लस आपकी बायोमेट्रिक्स कब हुई थी, आपकी कोर्स स्टार्ट डेट क्या है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम उनको अगेन एंड अगेन प्रोवाइड करते हैं तो आपके सिर्फ ये है कि आपको रिस्पॉन्स टाइम जल्दी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट प्रूवन येट, बट इट इज़ वर्किंग फॉर सम पीपल। ओके, सो इन शॉर्ट पेड इंक्वायरीज का कोई श्योर शॉर्ट कोई उसका एंड रिजल्ट नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी मिल जाती है, प्रायोरिटी नहीं मिलती, उसमें आपका केस हाईलाइट हो जाता है। अगेन प्रायोरिटी आपको फिर भी नहीं मिल रही, यू आर जस्ट गेटिंग हाईलाइटेड, और वो उनकी नज़र में आ जाएगा केस, तो मे बी वो प्रोसेस फास्टन अप कर दें। ओके, प्लस जो पेड इंक्वायरी है वो इतना कॉस्ट नहीं कर रही, जहाँ पे आपने इतना ज़्यादा ऑलरेडी अपना पैसा लगा दिया है, तो इट्स नियर बाय 2.79 पाउंड्स ओनली। तो अगर आप एक शॉर्ट सी चीज़ करके 2-3 पेड इंक्वायरीज करके अपना केस हाईलाइट कर सकते हैं, तो यू मस्ट टेक दिस रिस्क, क्योंकि ये इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं है। ये तो हम जर्नली भी इतना स्पेंड कर रहे होते हैं, इट्स नॉट अबव 1000 समथिंग, और अगर आपके टैक्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाएं तो वो एक लिमिटेड सी अमाउंट है, वो टैक्स बैंक टू बैंक वेरी कर रहे होते हैं। सही मैम। इसके ये तो चले हमने स्टूडेंट वीज़ा पे थोड़ी सी बात की ना, इसके अलावा UKVI जो है वो इमिग्रेशन के इंटरव्यूज़ बुला रहा है?
अच्छा, हम बेसिकली इसको स्टडी के उस पर ही देखेंगे कि दे आर कॉलिंग द इंटरव्यूज रिगार्डिंग यूके वीआई की फुल फॉर्म है यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, ठीक है। अब इमिग्रेशन वीज़ा रिलेटेड जो इनकी इमिग्रेशन है उनके इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। इंटरव्यूज़ जो हैं आजकल जनरली ऑनलाइन, आपको जो भी आपने मेल अप्लाई की हुई है उस पर नज़र रखनी होती है। उसमें आपको एक लिंक आता है कि आपने इस लिंक को इस टाइम पे ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग योर फैमिली बैकग्राउंड, रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल्स, जो आप यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं ना, 80% सेम इंटरव्यू होता है। और प्लस वो आपसे पूछेंगे कि आपके अकोमोडेशंस के क्या प्लान हैं बाहर जाके, और आपने नियर बाय कहाँ सर्च की अकोमोडेशन, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन वो उनको लगेगा आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो वो आपको ज़रूर अर्लीस्ट पॉसिबल, एक तो आपको अगर इंटरव्यू कॉल आ रही है तो आप उससे घबराएं मत। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इंटरव्यू कॉल होता है तो रिस्पांस जल्दी आ जाता है। अगर इंटरव्यू नहीं कॉल आ रही तो प्लीज़ पेड इंक्वायरीज करें ताकि एटलीस्ट वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला के आपका रिस्पांस जल्दी आ सके। एंड इन केस यू गाइज आर थिंकिंग कि यूके के यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ की आपने तैयारी किस तरह करनी है, तो वी हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट ऑलरेडी। मैम मुमना ने इस पर अपनी इंसाइट दी हुई है, गो एंड डू वॉच दैट वीडियो। मैम दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड डू यू वॉन्ट टू गिव एनी इंसाइट्स टू आवर स्टूडेंट्स? मेरी बेसिकली इंसाइट्स यही हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि हम खुद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। प्लीज़ एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेस आप किसी कंसल्टेंट को या तो उनसे एडवाइस ले लें या हायर करें। मिनिमल सी अमाउंट भी चार्ज हो रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ख़ुद से वीज़ा फाइलिंग की तरफ ना जाएं क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एक एक्सपीरियंस बंदा और नज़र से देख रहा होता है। आप लोग अगर खुद वीज़ा फाइल करते हैं और अगर इन केस आपका रिजेक्शन आ जाता है तो आपकी पास्ट जितनी मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है। तो वाइल फाइलिंग फॉर वीज़ा प्लीज़ गो फॉर सम कंसल्टेशन, क्योंकि ये खुद से काम करने वाले नहीं हैं। Exactly, that is very much necessary. On that note, let's end this video today and let's thank Ma'am Mumina for joining us. Thank you so much, Kissa, for having me. Thank you so much, everyone.